और ये साहब, कल रात चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जिस तरीके से धावा बोला गया, जिस तरीके से घर की ख़वातीन को हिरास किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ने की कोशिश की गई, क्या आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत की क्लैरिफिकेशन के बाद कि भाई हमारा तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, निगरान वज़ीर आला बाहर बैठे हुए हैं, तो ये मामला इतना सादा है जितना बताने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल इतना सादा नहीं है। और एक बात तो ये है कि खास तौर पे जब आईजी वहां पर मौजूद ना हो और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पर ना हो, वजीर आला भी बाहर चला जाए तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही थी? इंस्ट्रक्शन एक एंटी करप्शन का जो डीजी होता है, हमने भी उनके साथ जिंदगी गुजारी हुई है, एंटी करप्शन का डीजी जो है वो परमिशन लेता फिरता होता है चीफ सेक्रेटरी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, कि मुझे पुलिस फोर्स दी जाए, मुझे बाकी, और उसको फिर भी वो गिरफ्तार नहीं कर पाता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वारंट ऑफ द अरेस्ट जो थे वो अदालत ने बाकायदा जुबानी बता दिए थे। इनको पता था कि बात है रिटन ऑर्डर कल तक मिलेगा, तो एक दिन का वक्फा है, लेकिन अदालत का जो रिटन ऑर्डर है वो तो मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है बुनियादी तौर पर वो ऐसे बीज बो रही है कि जिसके कांटे जो हैं बड़ी देर तक चुभते रहेंगे। अब देखें ना, आज तक शहबाज शरीफ की हुकूमत या बटा हुआ शरीफ खानदान, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैंने उनके साथ काम किया है, बटा हुआ तो मैं नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि ये हमें नजर आता है बटा हुआ, लेकिन असल में दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा से यही होता है। अगरचे के लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी अपनी इक़्तिदार की ख्वाहिश भी है, सब कुछ भी है, बच्चों में तकसीम भी आ गई है, लेकिन जब तक तो शहबाज शरीफ जिंदा है तब तक तो इसको बटावा खानदान नहीं कहा जा सकता। ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की जाती वेंजेंस और उनके अंदर एक जो नफरत, आप बड़ों तक तो बटावा नहीं कह सकते, लेकिन जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। इसकी रीसेंट मिसाल चौधरी खानदान है, परवेज इलाही शुजात खानदान है। जब बच्चे बड़े होते हैं, आपकी अगली नस्लें बड़ी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जी बिल्कुल बदल जाती हैं, यकीनन बदल जाती हैं। अब देखें ना, जो परवेज इलाही साहब की बीवी हैं वो तो चौधरी शुजात की बेटी हैं, तो और कुछ नहीं तो चौधरी ज़हूर इलाही की बेटी का घर तो रेड हुआ है ना। तो ये तो किसी को इसकी हयात तो आनी चाहिए थी, उन सबको भी, सालुक को भी और शाफे को भी। देखिए, असल मसला ये है कि चौधरी ज़हूर इलाही जो इनके वालिद थे, इनके परवेज इलाही के चचा थे और ससुर भी थे, वो एक आम से सियासतदान थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हथकंडों ने उनको एक बहुत बड़ा सियासतदान बना दिया। आप सोच नहीं सकते कि गुजरात की हद तक वो अमूमन तौर पर उनकी सियासत चलती थी, वो भी गुज्जर और जाट की, लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कैद किया, उनको मुकदमे बनाए, उनको कोलू जेल में रखा, तो फिर हो ये रहा था कि वो सेंटर बन गए। अब परवेज इलाही जो था एक बुनियादी तौर पर पंजाब लेवल पे प्ले कर रहे थे, अपने हिसाब से उनका प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन कल के वाकये ने परवेज इलाही को एक बिल्कुल मुख्तलिफ लीडरशिप के तौर पे लेके आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हीरो कौन बना रहा है? पकड़ना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। रियासत अगर किसी को, इदारे किसी को पकड़ना चाहें तो औरिया साहब, यहाँ नवाज शरीफ भी पकड़े गए, यहाँ हमजा शहबाज भी पकड़े गए, यहाँ एहसन इकबाल भी पकड़े गए, शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, आप किसी का भी नाम लें, यहाँ जरदारी साहब भी पकड़े गए। क्या पकड़ना इतना मुश्किल है जितना बन गया है? आप देखें, जमान पार्क में भी तमाशा लगा, इमरान खान नहीं पकड़े गए या पकड़ना नहीं चाहते थे, और कल रात ज़हूर इलाही रोड पर क्या तमाशा लगा, सबने देखा। तो पकड़ना काम है या मकसद पीछे कुछ और है? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेसी को जानता हूं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी भी कच्ची जमीन पर पांव नहीं रखती। ब्यूरोक्रेसी को जब ये अंदाजा हो जाए कि ये जो सब कुछ है ये बहुत आर्जी सा सेटअप है, तो फिर वो बड़ी बेदली से काम किया करती है। मैं एक बात बड़ी साफ बात बताऊं आपको, एक सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि कोई भी शख्स जो है ब्यूरोक्रेसी में से वो अपने कैरियर को इस बात पे दाव नहीं लगा सकता कि मैं इतना बड़ा एक्शन कर जाऊं और उसके बाद निकल जाए और मामला खत्म हो जाए। असल मसला यह है कि बाहर बात है, आपने काम तो इसी पुलिस से कराना है ना। हाँ। आपने काम तो इसी ब्यूरोक्रेसी से कराना है। आप पूरी की पूरी लाहौर के जो डट की है पूरी नफरी जो है वो एक पुलिस के थाने के बराबर भी नहीं होती, तो काम तो पुलिस से लेना है। तो पुलिस को जब ये पता चल जाता है कि इसमें मेरी जिंदगी मौत का मसला भी बन सकता है, मेरी जाती दुश्मनी भी हो सकती है, तो फिर वो नहीं करते। खास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था, उसको जब भुट्टो ने उसको अहमद रज़ा कसूरी को पुलिस वालों से मरवाया था और पुलिस वालों ने कहा था कि हमने नहीं किया, हमें तो कहा गया था, हमारी कौन सी जाती दुश्मनी थी उनके साथ, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। और वही केस भुट्टो साहब के गले पड़ गया था। वेरी ट्रू। चारों को फांसी हुई। हाँ, उन चारों को फांसी हुई।
और उसके बाद अच्छा फिर मॉडल टाउन केस के अंदर भी सूरत हाल ये बनी कि पुलिस बहुत मोहतात हो गई थी, क्योंकि असल मसला ये था कि किया किसी और ने, मुअत्तल कोई और होता है, बाकी चीजें कुछ और बनती हैं। तो अब मसला सारा ये हो गया कि ये जो हुआ है ये छोटे लेवल पे हो तो गया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो छोटा आदमी जो होता है, वफाकी हुकूमत की तो बिल्कुल ला ताल्लुकी है। ये आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? डार साहब ने कुरैशी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया। उल्टा भी शाह साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कहते कि वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब भी बाहर बैठे हुए हैं। टोटली रिस्पॉन्सिबल आप इसको मोहसिन नकवी की हुकूमत को, निगरान हुकूमत को समझते हैं? वफाकी हुकूमत का भी इसमें कोई ताल्लुक है? देखिए, मोहसिन नकवी जो है अपनी स्ट्रेंथ कहीं और से लेके आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी अपने आप को जरदारी साहब का जो है वो बहुत ज्यादा बच्चा, बल्कि जरदारी खुद उसको बच्चा कहते हैं। जरदारी साहब को एक बहुत जाती किस्म की तकलीफ थी कि परवेज लाई साहब जो है मुझसे वादा करके मुकर गए हैं। तो जाहिर बात है जरदारी साहब के अंदर भी एक इंतकामी सूरत हाल तो मौजूद है, और वहां सिंध के लोग बताते हैं कि वो भूलते नहीं है अपने दुश्मन को या अपने से धोखा देने वाले को। यही हालत जो है नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ भी किसी तौर पर भी अपने दुश्मन को नहीं भूलता। मैं जद्दा में वहां था तो जद्दा में कुछ साफियों ने रोज डेली उनके पास जाया करते थे और वो रोज डेली उनको खाना खिलाते थे। इस दौरान चौधरी शुजात वहां पर आ गए और चौधरी शुजात से साफियों ने बात की कि क्या हम नवाज शरीफ से बात करें, आप दोनों मिल जाएं आपस में। तो शुजात ने कहा ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने नवाज शरीफ से बात की तो नवाज शरीफ आग बगोला हो गए और बात करना बंद कर दी। दोबारा उसने की तो उसने कहा आप अभी तक उनसे मिलते हैं मेरे साथ बैठते हुए? तो उनको तो यहां तक भी गवारा नहीं होता कि कोई साफी जो है जो उनके दस्तरखान पे खाना खाता है वो उनके मुखालिफ से मुलाकात भी करे। तो आपको मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? ऐसे पैरेलल जब इस तरह गिरफ्तारियां भी होंगी, इस तरह धावे बोले जाएंगे और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा? फिर ख्वाजा आसिफ का ये कह देना, इसका क्या फ़ायदा मुज़ाकरात का, ऐसे मुज़ाकरात का जो सिर्फ वक्त का ज़िया हो? देखिए 1977 हमारे सामने है। 11 मार्च को जिस वक्त असेंबली के इलेक्शन हुए थे और लोगों ने हड़ताल शुरू की थी, तो 3 दिन के बाद सुबह ही असेंबली इलेक्शन मुकम्मल बाइकाट हो गया, तो मूवमेंट चली थी। जून के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हुए थे। भुट्टो था, कौसर नियाजी था, हफीज पीरजादा एक तरफ, नवाबदार नसरुल्ला और मुफ्ती महमूद और प्रोफेसर गफूर एक तरफ। ये सारे मोडेलिटी तय करते थे और इर्द गिर्द लोग स्पॉइलर होते थे। इन स्पॉइलर्स में से एक नाम था असगर खान का। असगर खान ने आर्मी चीफ ज़िया को खत लिखा कि भुट्टो पर कोई एतबार नहीं, तुम फौरन टेक ओवर कर लो। वो स्पॉइलर था। इस तरह और दो तरफ स्पॉइलर वहां से पीछे पीपल पार्टी की तरफ से जो कहते थे कि नहीं होने चाहिए। इस दौरान इनको अंदाजा हो गया कि अब हमारे हाथ से रस्सी निकल रही है। तो 5 जुलाई को 9 बजे जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने एग्रीमेंट तकरीबन ड्राफ्ट बना लिया था। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और रात को ज़ियाउल हक आ गया था और वो फिर 11 साल तक रहा था। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, स्पॉइलर हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग स्पॉइलर हैं, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग स्पॉइलर हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि नून लीग वाले इमरान खान को बाकायदा आके ना मैसेज देते हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, हमें बदनाम किया जा रहा है, और बाकायदा खुफिया मैसेज वहां पहुंचाते हैं। अब मसला यह है कि इस वक्त सियासतदानों ने अगर ना मिले तो मसला सारा ये होगा कि फिर इनके हाथ में कुछ नहीं होगा। हो सकता है कुछ ताले आजमा आ जाए। नहीं, तो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं इन कार्रवाइयों का, उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं है, बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत इनकार करी। अगर सब कुछ ये सियासतदान नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन सी ऐसी तीसरी कुव्वत है या ताकत है? जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कल कि अगर सियासतदान नहीं है तो फिर भाई कोई तो है जो मामलात को ख़राब करना चाहता है। देखिए, सियासतदानों में एक बड़ी एक खराबी आ चुकी हुई है कि करते वो खुद हैं और कंधे पे किसी और पे डाल देते हैं। पहली बात है, कोई ताकत आपकी ऐसी नहीं है कि जो शहबाज शरीफ से मजबूरन पेन से दस्तखत करा के कहे कि जाओ तुम आईजी को कहो कि जाके इमरान खान के रेड करे। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स, बेशक आईजी हो, बेशक चीफ सेक्रेटरी हो, बेशक वजीर दाखिला हो, कि जो इस किस्म की, ये बिल्कुल दूसरे स्कूल है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हालात जब खराब हो जाते हैं, हमने 9 जून के बाद हालात खराब होते देखे थे। 9 अप्रैल के बाद यहां पर लाहौर में जब फायरिंग हुई थी और उसके बाद अगले 1.5 महीने में हालत ये थी कि लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, लेकिन फौज के 3 ब्रिगेडियर थे, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था और समझते थे कि हम नहीं चला सकते थे। मैं आपको बताऊं, इस वाकई ये सियासतदान आज भी समझ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह फिर एस्टैब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ जाएगा जब हालात बहुत खराब हो गए।